हेलो बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर अगले टॉपिक में लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि लीनियर मोमेंटम की अगर सिंपल फार्मूला की अगर बात करें तो लीनियर मोमेंटम को हम लोग वेक्टर p से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। वेक्टर p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, राइट। ये सिंपल फार्मूला है लीनियर मोमेंटम की। तो p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ अगर दूसरा फॉर्म लिखे इक्वेशन का, तो इक्वेशन का दूसरा फॉर्म यहाँ पर हमें मिलेगा वेक्टर एफ मतलब कि फोर्स, राइट, इज इक्वल टू चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब कि वेक्टर डी पी अपॉन डी टी, राइट। तो ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हुआ कि जो भी फोर्स अप्लाइड होगा वो फोर्स बेसिकली जो हमारा मोमेंटम है उसके डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के एग्जैक्टली बराबर होगा। ओके। अब यहाँ पर हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, मान लीजिए कि हमारे पास n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स है, तो लीनियर मोमेंटम में वेक्टर सम होगा। जैसे कि वेक्टर p टोटल लीनियर मोमेंटम वेक्टर p इज इक्वल टू इंडिविजुअल मोमेंटम, जैसे कि p1 यहाँ पर आ जाएगा, राइट, वेक्टर p1, उसके बाद प्लस वेक्टर p2 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली अप टू हमें n तक ले जाना है, राइट। तो इस तरीके से n तक टर्म्स आएंगी। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई कैपिटल मतलब कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी इज इक्वल टू अब p1 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा m1 वेक्टर v1। सिमिलरली हमें ये चीज़ n तक ले जानी है, तो n तक ले जाएंगे अभी। इस तरीके से हमें फार्मूला मिलेगी। अब ये जो दो लास्ट फार्मूला है उसके ऊपर से हम लोग इजीली एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि टोटल लीनियर मोमेंटम वेक्टर p इज इक्वल टू मास टोटल मास इनटू टोटल वेलोसिटी मतलब कि सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, राइट। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पर कंपेयर कर दिए। तो एज ए रिज़ल्ट अगर हमें फाइनल रिजल्ट लिखना है, फाइनल फार्मूला मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम वेक्टर डी पी, राइट, अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा डी टी। तो वेक्टर डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू अब यहाँ पर मास कांस्टेंट, राइट, डी वेक्टर वी अपॉन डी टी, राइट। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगी m वेक्टर डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर कैपिटल ए, राइट। तो वेक्टर कैपिटल ए क्या है, वो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। अब एज ए रिज़ल्ट अगर यहाँ पर मास इनटू एक्सेलरेशन है तो ये हमारा फोर्स हो जाएगा, और ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होगा क्योंकि इंटरनल हमने आगे भी पढ़ा था न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इंटरनल फोर्स एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके। तो ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ है जिसका एक्सटेंडेड वर्जन है, राइट, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। ओके। अब यहाँ पर मान लीजिए कि जो एक्सटर्नल फोर्स है जैसे कि वेक्टर एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो है। ओके। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो फिर यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ मोमेंटम वो भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि फोर्स ही तो है डिफ्रेंशिएशन ऑफ मोमेंटम, राइट। तो वेक्टर डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू भी ज़ीरो हो जाएगा। तो एज ए रिज़ल्ट हम लोग लिख सकते हैं कि भाई जो हमारा मोमेंटम है, जो हमारा टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, क्योंकि डेरिवेशन जब कभी भी ज़ीरो होगा वो किसकी वजह से होगा, जब वो टर्म कांस्टेंट होगी जिसका हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ मास एक केस में तो मोशन में है और दूसरे केस में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। ऐसे हमने यहाँ पर दो एग्जांपल लिए, जैसे कि फर्स्ट जो केस है उसमें सेंटर ऑफ मास मोशन में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर रेडियम है, राइट, यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका नाम है रेडियम। तो रेडियम का यहाँ पर फ्रेगमेंट्स बन रहा है, एक तो हीलियम में और एक रेडॉन में। तो फ्रेगमेंट्स की वजह से उस तरीके से फ्रेगमेंट्स यहाँ पर मूव होंगे जिससे उन दोनों का सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इन दोनों फ्रेगमेंट्स के मोशन
और उनके डिफरेंट डायरेक्शन की वजह से सेंटर ऑफ मास इस तरीके से आगे मोशन में है। बट यहाँ की अगर बात करें दूसरे एग्जांपल की, तो यहाँ पर फ्रेगमेंट्स होने के बावजूद सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, क्योंकि उनका अगर वेक्टर सम किया जाए तो वो वेक्टर सम ज़ीरो हो जाता है। तो ज़ीरो होने की वजह से वो सेंटर ऑफ मास मोशन में नहीं रहता है और वो रेस्ट पे होगा, राइट। जैसे ये चीज़ कैसी है कि दोनों ऑब्जेक्ट ऑपोजिट जा रहे हैं और दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है, तो उन दोनों का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा, राइट। सिमिलरली दूसरे एग्जांपल में हमारे पास S1 और S2 दो स्टार्स है, राइट। तो S1 और S2 इस तरीके से हेलिकल शेप में आगे बढ़ रहे हैं कि जिससे सेंटर ऑफ मास भी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास मोशन में है, क्योंकि S1 और S2 इस तरीके से आगे अपनी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कि जिससे उनका सेंटर ऑफ मास भी आगे बढ़ रहा है। बट दूसरी जगह पर दोनों स्टार्स इस तरीके से एक दूसरे को पीरियोडिकली बीट कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं कि जिससे सेंटर ऑफ मास उसी जगह पर टिका हुआ है। यहाँ पर S1 अगर आगे इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो S2 भी उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। S1 और S2 बारी बारी की से एक दूसरे की प्लेसेस यहाँ पर ले रहे हैं कि जिसकी वजह से उनका सेंटर ऑफ मास उसी जगह पर रेस्ट पे है, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात हम लोग कर सकते हैं।